तो बच्चों हम पढ़े थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट तक कंप्लीट कर चुके हैं। और मैंने आपको बोला था एमसीक्यू की कुछ वीडियो लाऊंगा, तो हम एक दो वीडियो तो हम एमसीक्यू की ला चुके हैं। अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर के एमसीक्यू भी हमने देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज वाले चैप्टर के भी एमसीक्यू हमने देखे। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज वाला जो चैप्टर है ना, उसके कुछ और भी एमसीक्यू हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कुछ भी और एमसीक्यू हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा फर्स्ट एमसीक्यू होगा द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। तो पहला क्वेश्चन है, देखो जो ये मेनली जो मैंने इस वाले वीडियो में जो तुम्हारे लिए ये एमसीक्यू डाले हैं, ये गॉस थ्योरम वाला जो पार्ट है, या गॉस थ्योरम के जो 3 एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड है ये मेनली सारे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्या है, ये सारे एमसीक्यू हैं। तो आज हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम से रिलेटेड एमसीक्यू और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करने हैं। उनके कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। देखो एमसीक्यू करने से सिर्फ इतना होता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट और शार्प हो जाते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। तो जब हमने गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ा था, थर्ड वाला एप्लीकेशन जो स्फेरिकल सेल वाला एप्लीकेशन था, उसमें हमने बताया था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर इज ऑलवेज जीरो। तो ये चीज तो आपको याद रखनी है। कोई भी कंडक्टिंग शेल है, कोई कैसा भी कंडक्टिंग शेल है, चाहे हॉलो हो या ना हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये तो याद रखने की बात है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझना है कि कहाँ से ऐसा हो रहा है, तो आपको गॉस थ्योरम का जो स्पेरिकल कंडक्टिंग शेल वाला जो एप्लीकेशन था, जो डेरिवेशन था जो हमने करा था, वो आपको देखना होगा। तो आप उसको देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट पे जाके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ये इस तरीके से आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल इनक्लोज्ड विद इन अ सरफेस। बोला एक सरफेस में इलेक्ट्रिक डाइपोल इनक्लोज्ड है, मतलब हमारे पास एक सरफेस है, क्लोज सरफेस, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब बताना है कि उस सरफेस से जाने वाला नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा। तो देखो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो हमारे पास मान लो एक सरफेस है, कैसा भी मैंने यहाँ पे स्पेरिकल सरफेस ले लिया, आप कैसा भी ले सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या मतलब होता है, टू इक्वल्स एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों अगर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस से सेपरेट हो तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल भी समझना है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज वाला जो चैप्टर है तो उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की भी आपको डेफिनेशन पढ़नी चाहिए और याद करनी चाहिए। तो क्या है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हेन सेपरेटेड बाय वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, दिस एडजस्टमेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अब उसने क्या बोला, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है, तो मैंने बना दिया। द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब इससे जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। देखो अगर हम गॉस थ्योरम को याद करें, तो गॉस थ्योरम क्या थी आपके पास, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला था फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो किसी क्लोज सरफेस से जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, उसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस सरफेस से जाने वाला, इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, देखो एक तो क्यू है, एक माइनस क्यू है, क्योंकि डाइपोल में क्या होता है, दोनों सेम चार्ज अपोजिट नेचर के होते हैं। तो टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस कितना हो गया, जीरो हो गया। एक प्लस क्यू हो गया, एक माइनस क्यू हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो आ गया। जब चार्ज ही जीरो हो गया सरफेस के अंदर, तो जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जीरो हो जाएगा, बिकॉज क्यू इज जीरो इनसाइड द सरफेस, देयरफॉर फाई विल बी जीरो। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो सी वाला आपको करेक्ट आंसर इस तरीके से देना है। तो देखो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट लगाने, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको यूज करना है यहाँ पे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गॉस लॉ इज रिटन एज इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने सर्कल भी बना रखा है इंटीग्रेशन में। तो द गॉस लॉ इज रिटन एज क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो। व्हाट कैन यू कंक्लूड विद दिस स्टेटमेंट। तुम इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, ये बात यहाँ पे कर रहा है। तो देखो ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन, ये जीरो दे रखा है। अगर आपको याद होगा तो ई डॉट डी ए जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, डी फाई, है ना। हमने ऐसे तो पढ़ा था कि ई डॉट डी ए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिख दिया मैंने आपके लिए यहाँ पे, ई डॉट डी ए। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ई डॉट डी ए तो जीरो है। क्या बोल रहा है वो कि ई डॉट डी ए की वैल्यू कितनी है, जीरो है। कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, यही तो बोलना चाहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है। तो देखो इसमें से 4 ऑप्शन कौन से हैं ऐसे, ई इज जीरो एट द सरफेस, ई इज परपेंडिकुलर एट द सरफेस, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज जीरो। तो ये वाला जो आंसर होगा ना, बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। वैसे देखो आपको पता है कि ई इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहाँ पे ना आपको क्या करना है, ये वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है ना, इस स्टेटमेंट को देख के कंक्लूजन निकालना है। तो इस स्टेटमेंट को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, मैंने आपको बता दिया कि ई डॉट डी ए डी फाई के बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। और ये ई डॉट डी ए जीरो दे रखा है, इट मीन ई डॉट डी ए जीरो, इट मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज जीरो। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये थ्रो इसको हटा दो ना, मैंने क्या बोला, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड इन एयर। एक आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब यूनिट का मतलब था 1, पॉजिटिव मतलब प्लस हो गया ना, तो +1 कूलाम का आपके पास एक चार्ज है, एयर में रखा हुआ है। तो बोले ये कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो लगाओ फिर से गॉस लॉ। गॉस लॉ बराबर क्या था, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में नहीं आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो आप मेरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरली मीनिंग आपको डेफिनेशन थोड़ा सा याद कराता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली। किसी सरफेस से जाने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे, उस सरफेस से जाने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब उसने क्या बोला कि 1 कूलम का आपको चार्ज लेना है। अब 1 कूलम का चार्ज है वो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो देखो क्यू की जगह 1 रख दो, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपका बी वाला जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये एमसीक्यू जो है ना, आपने जो अभी तक पढ़ा उस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड ये एमसीक्यू है, तो आपको ये समझने बहुत जरूरी जाते हैं। ठीक है, तो 4 एमसीक्यू अभी तक हो चुके हैं, अब आगे को और कंटिन्यू करते हैं। तो 5वां एमसीक्यू है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर। किसी सरफेस, किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मतलब 0 होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, टेंजेंशियल टू द सरफेस होता है, मेक्स 45 डिग्री विद द सरफेस। इन चारों में से कौन सा आंसर आपको करेक्ट लगता है, तो आपको याद रखना है कि बी वाला जो आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी भी सरफेस पे, कोई सा भी सरफेस हो, कैसे भी कंडक्टर, कोई सा भी कंडक्टर हो, उसके सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही निकल के आता है। ये आपको याद रखने वाली बात है। ये रिजल्ट्स हैं कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये आपको याद रखना है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल हॉलो सेल हैविंग चार्ज q एंड रेडियस r। बोला द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में मैंने आपको पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर, तो वो क्या था, 0। आपको याद रखना है कोई भी आपके पास कंडक्टिंग शेल है उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होता है, चाहे वो हॉलो हो या ना हो। ठीक है, अब उसने यहाँ पे क्या पूछा था, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल। तो आपको याद रखना पोटेंशियल जो होता है ना, वो सरफेस की पूरे वॉल्यूम में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ा था पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में, उसमें 6 रिजल्ट्स थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। उन 6 रिजल्ट में से एक रिजल्ट, 2 रिजल्ट ये थे। देखो, एक रिजल्ट तो था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। एक और रिजल्ट था द पोटेंशियल थ्रू आउट द होल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर आपको याद होगा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमने वो डेरिवेशन करी है, उसका फॉर्मूला आया था v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई r। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे ढूंढना है, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है ना पूरे वॉल्यूम में कंडक्टर के हमेशा सेम रहता है, पोटेंशियल की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में फिट करनी है। तो देखो ये वाला आंसर देख लो आप कौन सा है, तो ये है देखो q/4 एप्सिलॉन नॉट r। तो बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ स्फेरिकल हॉलो सेल इज गिवन टू अ पॉजिटिव चार्ज। बोले एक स्फेरिकल हॉलो सेल है, उसको तुमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। द पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी 0, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, पॉजिटिव एंड नॉन यूनिफॉर्म, नेगेटिव एंड यूनिफॉर्म। देखो सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है ना, तो पोटेंशियल उसके अंदर क्या होगा, एक तो पॉजिटिव ही होगा। नॉन यूनिफॉर्म होने का तो मतलब ही नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म तो तब होता है जब क्या कहते हैं, जो चार्ज है वो डिस्क्रीट चार्जेस हो। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक ही चार्ज दिया पॉजिटिव, वो भी एक सरफेस को दे दिया, एक हॉलो स्फीयर को दे दिया। तो उसके अंदर जो पोटेंशियल होगा पहले तो वो यूनिफॉर्म होगा और पॉजिटिव होगा। मैंने आपको अभी बताया कि पोटेंशियल थ्रू आउट द होल वॉल्यूम ऑफ द एनी कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट मींस ऑलवेज यूनिफॉर्म। ये आपको बात ध्यान रखनी है, तो पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टू स्फेरिकल सेल हैविंग रेडियाई r1 एंड r2। मतलब 2 स्फेरिकल सेल हैं आपके पास, उनकी रेडियस जो है एक की r1 है और एक की r2 है, हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। और बोला उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या है, इक्वल है। और आपको याद होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेस। तो बताना है उनकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होगा वो कितना निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा पेन चलाने वाली बात हो गई, इसमें थोड़ा सा पेन चला के देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको याद है कि जो हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था ना, गॉस थ्योरम का जो थर्ड वाला एप्लीकेशन था स्फेरिकल सेल वाला, उसमें हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ एनी स्फीयर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो थोड़ा सा मैं इसको सही कर रहा हूं, E इक्वल टू, मैंने इसको ऐसे लिख दिया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई r स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आपको याद होगा तो ये 4 पाई r स्क्वायर होता है ना, स्फीयर का एरिया होता है, एरिया ऑफ द स्फीयर बोलते हैं इसको, 4 पाई r स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट ये आ गया। देखो अब देखो ये q बाई a है। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है q बाई a। तो इस q बाई a की जगह आप क्या रख दोगे, सिग्मा रख दोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ एनी स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है।
अब उसने जो है क्वेश्चन क्या पूछा, देखो क्वेश्चन उसने पूछा कि जो आपके पास R1 R2 दो, आपके पास दो स्पेयर है, एक की रेडियस R1 है, एक की रेडियस क्या है R2 है, और बोला उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, इसकी भी सिग्मा है और इसकी भी क्या है सिग्मा है, दोनों की सेम है। तो आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है। यहाँ E1 आप कैलकुलेट करो और यहाँ आप E2 कैलकुलेट करो, उनका रेशियो निकाल दो, आंसर निकल जाएगा, और वो भी R1 R2 के टर्म में निकालना है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको ना यहाँ से देखना पड़ेगा, मतलब इस फॉर्मूले का आप यहाँ पे यूज कर ही नहीं सकते। देखो जब Q सेम है, देखो उसने क्या बोला सिग्मा ना, सिग्मा उसने कांस्टेंट बताया था कि सिग्मा दोनों में कांस्टेंट है, सिग्मा इसमें भी कांस्टेंट है, सिग्मा इसमें भी कांस्टेंट है। कहने का मतलब क्या हो गया कि उसमें जो चार्ज है ना, वो चार्ज दोनों का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि दोनों में जो चार्ज है ना वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे ना चार्ज को आप कांस्टेंट लेके चलेंगे तो E1 जो है, E1 बराबर हो जाएगा आपके पास Q तो ऐसे ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट भी ऐसे रहेगा, 4πr² की जगह 4πr1² लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से E2 निकालेंगे, E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 जो भी है Q/R2², है ना, जैसे वो है वैसे यहाँ पे भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने बोला दोनों पे चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम इसलिए रह रहा है क्योंकि सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है। यही चीज आपको याद रखनी है कि सिग्मा कांस्टेंट है, इसलिए चार्ज भी क्या ले लेंगे आप यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे, यानी कि दोनों जो सरफेस है ना, दोनों पे चार्ज भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब आपको सिंपल से डिवाइड कर दो E1/E2, तो यही तो रेशियो निकालना था आपको, E1/E2 रेशियो निकालना है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे बाकी सारी चीजें कट जाएंगी, E1 की जगह बचेगा आपके पास 1/R1² और यहाँ पे अपॉन लगा के 1/R2² बच जाएगा। तो आपका जो आंसर आ रहा है आपको साफ साफ दिख रहा है कि R2² ऊपर चला जाएगा और R1² नीचे आ जाएगा। तो E1/E2 की वैल्यू आ जाएगी R2² रेशियो R1²। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए था। तो देखो किस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन देना है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्यूशन देना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्या है, ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आपको दिमाग में ये रखने पड़ेंगे कि कैसे कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, द सिलेंडर हैविंग लेंथ L, मतलब एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ क्या है L है, एंड रेडियस R, उसकी रेडियस क्या है R है। तो देखो पहले तो इसका आंसर टिक कर देते हैं, R2²/R1², ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सिलेंडर हैविंग लेंथ L, एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ L है, रेडियस R है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एक्सिस के पैरेलल है, सिलेंडर की एक्सिस के पैरेलल है। द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, तो आपको नेट आउटवर्ड फ्लक्स ज्ञात करना है या निकालना है। देखो कैसे करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे इसको। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका फिगर बनेगा। तो अगर आपको याद होगा तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास एक सिलेंडर है। देखो इस तरीके का एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, पहले सिलेंडर ड्रॉ करेंगे तभी तो समझ में आएगा, क्योंकि फिगर बना के जो होता है फिजिक्स के क्वेश्चन क्या होते हैं बहुत आसान हो जाते हैं। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इसके अकॉर्डिंग, एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये एक्सिस है इसकी तो एक्सिस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब आपने क्या करना है, देखो इसकी लेंथ भी दे रखी है आपके पास, टोटल लेंथ कितनी है इसकी L है, इसकी रेडियस R दे रखी है या फिर X जो भी दे रखी होगी, जो भी दे रखी हो आप R मान लो, जो भी दे रखी है चाहे, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो L होगी, लेंथ मतलब इसकी हाइट होगी सिलेंडर की, R इसकी क्या होगी, रेडियस हो गई। इस तरीके से आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे ना देखो सिलेंडर पे हमेशा 3 सरफेस होते हैं, एक तो ये वाला बेस और एक ये वाला बेस, तो 2 तो बेस होते हैं। आपको मैं टोटल सरफेस बता रहा हूँ सिलेंडर के, पहले टोटल सरफेस कितने होते हैं सिलेंडर के, 3 होते हैं, 3 सरफेस होते हैं सिलेंडर पे टोटल, और 2 सरफेस उनमें से इन विच 2 सरफेस जो है वो बेस है, 2 सरफेस क्या होते हैं, बेस होते हैं, एक बेस इस तरफ हो गया, एक बेस इस तरफ हो गया। और क्या याद रखना है, दोनों सरफेस जो होते हैं, दोनों जो बेस होते हैं उनका एरिया तो क्या ही होता है, कांस्टेंट ही होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका भी होगा, यानी कि सेम एरिया, वो इक्वल एरिया, कांस्टेंट की जगह आप क्या लिख दो, इसे इक्वल लिख दो, ठीक है। और बाकी जो बचा है सिलेंडर का पार्ट वो कर्व सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया मतलब बेस को छोड़कर जितना बच रहा है ना सिलेंडर में वो सारा कर्व सरफेस है उसका। तो 3 सरफेस होते हैं सिलेंडर पे, 2 सरफेस बेस के हो गए, एक सरफेस हो गया सी से। अब आपको क्या करना है, तीनों सरफेस से एक करके क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ना हम यहाँ पे बेस की बात करते हैं कि ये वाला बेस, इस बेस को B1 ले लो, इस बेस को B2 आप ले लो। तो B1 बेस के लिए जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दो, फॉर B1 द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या निकलेगा, E.DA, अगर आपको याद होगा E.DA होता है, ठीक है। E.DA आप ऐसे वेक्टर भी लगा सकते हैं, और E.DA को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर हटा के, वेक्टर हटाने के बाद क्या लिख सकते हैं आप, EDA cos थीटा, ठीक है। अभी मैं केवल बेस B1 एंड B2 के लिए कर लेता हूँ, B2 भी लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो जो B1 से जाने वाला फ्लक्स होगा ना वही B2 से भी निकलेगा। B1 और B2 कर दो, यानी कि या तो B1 से या B2 से, क्योंकि दोनों से जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सेम होगा, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, दोनों का एरिया क्या है, सेम है, इसीलिए। तो ठीक है, पहले अगर आप इस सरफेस की बात करें तो देखो ये जो थीटा है, ये थीटा सबसे मेन बात है यहाँ पे, थीटा को कैलकुलेट करनी है कि थीटा होगा कितना।
अब देखो थीटा क्या होता है, ई और डी ए के बीच का एंगल होता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे है इस तरीके से, इस तरफ को है ना डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। और डी ए, अब एरिया एलिमेंट है तो आपको हमेशा याद रखना है कि एरिया एलिमेंट क्या होता है, किसी भी सरफेस में हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आपको ये सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे ये सर्कल है बेस में, तो जो अगर तुम इस पे एरिया एलिमेंट खींचोगे ना इस वाली सरफेस पे, तो इसी तरफ को इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। इस तरीके से डी ए की वैल्यू ठीक इसी डायरेक्शन में निकल जाएगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये सर्कल है, ये बेस है, तो बेस को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, अलग से बना के देख लो चाहे, है ना, इस तरीके से। तो इस पे अगर परपेंडिकुलर खींचोगे ना इस तरीके से परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ये डीए का डायरेक्शन हो गया। याद रखना आपको, जो ये है मैं बोल रहा हूँ, ये क्या एरिया एलिमेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरफ को दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है देखो एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो यहीं दे रखा है। अब मैंने चित्र को थोड़ा सा उल्टा करके बना दिया, ये बेस मैंने ऐसे बना दिया, अभी तो बेस यहाँ पे ऐसे में है, अब मैंने बेस ऐसे बना दिया, ठीक है। अगर सिलेंडर ऐसे बनाए तो बात अलग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, डीए भी इधर को है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा कि आपके पास cos 0 1 होता है, तो फाई की वैल्यू आ गई ई डी ए। कितनी आ गई, ई डी ए। अब डीए क्या है भाई, इस सरफेस का एरिया B1 बेस का या फिर B2 बेस का एरिया है। तो एरिया कितना होगा, ये तो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देख लो कितना निकल के आ गया अभी तक, यहाँ पे फाई निकल के आ गया ई पाई आर स्क्वायर। तो देखो इस वाले सरफेस से जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ई पाई आर स्क्वायर है, तो इस वाले सरफेस से निकलने वाला भी ई पाई आर स्क्वायर होगा। तो दोनों सरफेस के लिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर बोथ बेसिस, अगर तुम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे तो ई पाई आर स्क्वायर प्लस ई पाई आर स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 ई पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो अभी तक तो जो आंसर आया वो कितना है, 2 ई पाई आर स्क्वायर, दोनों बेस के लिए। दोनों बेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकाल देना, 2 ई पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं हम इनके सरफेस की, सीएसए की। अब तीसरा सरफेस भी तो बचा हुआ है सीएसए, तो सीएसए को देखो, सीएसए में क्या होगा, सीएसए ये है देखो। अब सीएसए पे अगर आप परपेंडिकुलर खींचोगे ना तो इस तरीके का परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा, यानी कि डीए का डायरेक्शन। मैंने आपको बोला एरिया एलिमेंट आपको सीएसए से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। यही तो लगाओगे, और क्या लगाओगे, दोबारा से फॉर्मूला ये लगाओगे सीएसए के लिए। तो देखो थीटा क्या है, ई और डी ए के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को है डायरेक्टेड, एक्स एक्सिस में डायरेक्टेड है, या फिर एक्सिस की तरफ को डायरेक्टेड है सिलेंडर की। और डीए जो है अगर आप सी एस में बनाओगे तो परपेंडिकुलर आएगा सरफेस के इस तरीके से। तो डीए का डायरेक्शन ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको इधर को दिख रहा होगा। ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो थीटा 90 हो गया, तो कॉस 90 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, थ्रू द सी एस ए 0। तो सीएसए से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ गया, लेकिन दोनों सरफेस, दोनों बेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, ई 2 पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से 2 ई पाई आर स्क्वायर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर कितना निकल के आ गया यहाँ पे, 2 ई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सीएसए वाला तो क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो 2 ई पाई आर स्क्वायर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो ये देखो 2 ई पाई आर स्क्वायर, ये वाला आंसर क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। बोला एक क्यूब है, उस क्यूब के सेंटर पे आपको एक चार्ज क्यू रख दिया, ठीक है। नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। बोला हर एक सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मतलब किसी एक सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा कि जो क्यूब होता है ना, क्यूब पे 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं क्यूब पे, और 6 में से किसी एक फेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अगर आपको याद होगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास 6 सरफेस है, और 6 में से किसी एक सरफेस से जाने वाला निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसको 6 से, ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, किसी सरफेस से जाने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसी एक सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है। तो 6 सरफेस है, तो 6 से आप डिवाइड कर दोगे, किसी एक सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो बी वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्या बोला, सरफेस से जाने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा इतना होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, लेकिन उसने यहाँ पे किसी एक सरफेस से जाने वाला पूछा है। क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, उसमें से बोला किसी एक सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो 6 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट निकल के आ जाएगा। तो आपके कुछ एमसीक्यू थे इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के, जिसमें मैंने बेसिकली मेनली जो है गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले आपके लिए सारे क्या करे हैं, एग्जाम्पल डाले हैं। सारे एमसीक्यू जो मैंने डाले ना वो डाले गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक से। तो आपको गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक के कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।